तो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूज़ आइटम्स डिस्कस करेंगे 15 जुलाई 2021 की न्यूज़ आइटम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपने पास 6 न्यूज़ आइटम्स हैं टुडे। न्यू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, पेलियोलिथिक केव पेंटिंग्स मिली हैं अपनी एनसीआर रीजन के अंदर। सब ऑर्बिटल फ्लाइट के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। कॉमेड यात्रास के बारे में पढ़ेंगे और लाइटनिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये न्यूज़ आइटम्स आर प्रेजेंटेड बाय द ड्रीम आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है मनिंदर। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको इनिशिएटिव पसंद आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ आइटम है हमारी न्यू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। अभी न्यू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क ये जो है ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ने रिलीज़ किया है। तो ये फ्रेमवर्क क्या है, इससे पहले हम थोड़ा सा बायोडाइवर्सिटी के बारे में हल्का सा जान लेते हैं। देखिए, बायोडाइवर्सिटी का बेसिक मतलब होता है डाइवर्सिटी ऑफ फौना एंड फ्लोरा, यानी कि बहुत सारे जानवर, बहुत सारे जो हमारे आसपास जो लोग हैं, हमारे आसपास जो वाइल्ड लाइफ है, फौना फ्लोरा, इनके बीच में इनकी डाइवर्सिटी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज बायोडाइवर्सिटी इज़ द की टू सर्वाइवल। तो हमारी सर्वाइवल के लिए, हमारे नेचर के सर्वाइवल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बायोडाइवर्सिटी के और भी इंपॉर्टेंसेस हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी हमें काफ़ी इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे ना डायरेक्ट रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, इन द सेंस हमें फूड देते हैं, फ्यूल देते हैं, फाइबर्स मिलता है। बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग क्लाइमेट एटसेट्रा। वेस्ट मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल करते हैं, पॉलिनेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। आप छोटा सा एग्जांपल देखिए कि जैसे बीज हैं, अगर कल को बीज की जो है एक्सटिंक्शन होनी शुरू हो जाएगी तो पॉलिनेशन नहीं होगा, और अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, और अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो फूड सिक्योरिटी के इश्यूज आ सकते हैं। सिमिलरली वाटर प्योरिफिकेशन, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, जैसे नाइट्रोजन साइकिल होता है या हमारे बाकी कार्बन साइकिल होता है, उसके अंदर भी जो डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ फौना एंड फ्लोरा ये हेल्प करते हैं। और फाइनली एक एस्थेटिक पर्पस भी है, जैसे अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ब्यूटीफुल आउटडोर्स, इसके लिए भी जो है बायोडाइवर्सिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन ऑफ लेट बहुत ही एक डिज़ास्टरस सिचुएशन डेवलप हो रही है, और वो डिज़ास्टरस सिचुएशन ये है कि हम जो है 6th मास एक्सटिंक्शन के थ्रू जो है निकल रहे हैं। तो अर्थ ने अभी तक 5 मास एक्सटिंक्शंस देखी हैं। जैसे पहली मास एक्सटिंक्शन हुई थी जब आइस एज का दौर था। सेकेंड मास एक्सटिंक्शन में ऑक्सीजन लेवल्स काफ़ी कम हो चुके थे। थर्ड मास एक्सटिंक्शन जो हुई थी वो एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट से हुई थी। फोर्थ मास एक्सटिंक्शन में बहुत ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शंस हुई थी। और लास्ट जो मास एक्सटिंक्शन हुई है वो डायनासोर, जिसमें ना आपने देखा होगा, जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी, तो डायनासोर की एक्सटिंक्शन की वजह से जो डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए थे उस मास एक्सटिंक्शन में, उसका मेजर रीज़न था एस्टेरॉयड का इम्पैक्ट होना। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि 6th मास एक्सटिंक्शन जो है वो हमारी वजह से हो रही है, होमोसेपियंस की वजह से हो रही है। जो होमोसेपियंस जो हैं डिफरेंट उनकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसकी वजह से ये 6th मास एक्सटिंक्शन हो रही है। जैसे कि होमोसेपियंस लैंड एंड सी यूज़ का चेंज कर रहे हैं। एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन की इंक्रीज़ होने से एग्रीकल्चर से लैंड जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। एग्रीकल्चर लैंड डिमांड की होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट एरियाज़ को क्लीन किया जा रहा है। पोल्यूशन लेवल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। स्पीशीज़ की ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। जैसे आप देख रहे हो कि फ़िशेज़ जो हैं जो हमारे वाटर बॉडीज़ हैं, समुद्र, सी है, ओशंस हैं, उसमें जो फ़िशेज़ हैं उनको ओवर एक्सप्लॉयट किया जा रहा है। क्लाइमेट चेंज तो किसी से भी ये बात तो बिल्कुल है ना, विदाउट सेइंग कि क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स ऑफ डिस्ट्रॉइंग ये सारा बायोडाइवर्सिटी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्वेजिव स्पीशीज़, जैसे बाहर से कोई स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है डेलिबरेटली और नॉन डेलिबरेटली, तो वो नेटिव स्पीशीज़ को ख़त्म कर देती हैं, जिसकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी का काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में हमने इन चीज़ों को फाइट करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स नहीं लिए। एक 1992 में अर्थ समिट हुई थी जिसके अंदर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी साइन किया गया था, और इस कन्वेंशन में काफ़ी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया ने भी बायोडाइवर्सिटी साइन किया, और ये अग्री किया कि वॉट एवर ट्रिटी प्रोटोकॉल इस कन्वेंशन में साइन किया जाएगा उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उसी के कॉन्टेक्स्ट में अभी रिसेंटली ये जो फ्रेमवर्क है ये डेवलप किया गया है, और इस फ्रेमवर्क का बेसिक एम है कि 2050 तक जो भी गवर्नमेंट्स जिन्होंने भी ये कन्वेंशन साइन किया है वो अपने लॉज को इस तरीके से मॉडिफाई करेंगे कि 2050 तक वो एक विजन अचीव करेंगे जिसको बोलते हैं लिविंग इन हार्मनी विद नेचर बाय 2050। और इसके अंदर इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट गोल्स भी डिसाइड किए हैं। जैसे इन्होंने बोला है कि हम जो भी एक्सटिंक्शन हो रही है या डिक्लाइन हो रहा है बायोडाइवर्सिटी को, उसको हॉल्ट कर देंगे, उसको ब्रेक लगा देंगे। उसके बाद नेचर की जो सर्विसेज हैं ह्यूमन को प्रोवाइड करने के लिए उसको भी एनहांस करेंगे।
हम जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनके बेनिफिट्स को इक्विटेबली शेयर करेंगे। मतलब ऐसा ना हो कि कुछ ही लोग उस नेचुरल रिसोर्सेज का बेनिफिट ले रहे हैं और बाकियों को कुछ नहीं मिल रहा। हैव और हैव नॉट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको रिड्यूस करेंगे, और डेफिनेटली इन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए जो भी पैसे की ज़रूरत है, जो भी फाइनेंशियल मीन्स है, उनको भी अचीव करने का हम जो है वो फोकस करेंगे। सो ये इन्होंने कुछ जो है गोल्स डिसाइड किए हैं, और इसके अंदर इन्होंने कुछ एक्शन ओरिएंटेड टारगेट्स भी लिए हैं, जो 21 टारगेट्स हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट टारगेट्स इंक्लूडेड है। जैसे इन्होंने बोला है कि आने वाले टाइम में बाय 2030 हम 30% ऑफ द लैंड ऑन सी एरियाज़ को प्रोटेक्टेड एरियाज़ में डिफाइन कर देंगे। जैसे हमने देश में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डिक्लेयर किए हैं ना, वैसे ही हम 30% ऑफ द लैंड एंड सी एरियाज़ को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर देंगे। हम इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ को 50% तक रिड्यूस कर देंगे। न्यूट्रिएंट लॉस जो हो रहा है एग्रीकल्चर की वजह से, उसको भी रिड्यूस करना है। पेस्टिसाइड का यूज़ कम करना है, और प्लास्टिक वेस्ट को हम एलिमिनेट कर देंगे। जो हम प्लास्टिक वेस्ट को डिस्चार्ज करते हैं अपने पानी के अंदर, उसको भी। तो ऐसे करके कुछ की एक्शन टारगेट्स भी इस फ्रेमवर्क के अंदर डिसाइड किए गए हैं। तो आई होप बच्चों ये आपको न्यूज़ बिल्कुल सही समझ में आ गई होगी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। अगली न्यूज़ में चलते हैं। ये न्यूज़ है अबाउट अ पेलियोलिथिक केव पेंटिंग जो नेशनल कैपिटल रीजन में डिस्कवर की गई है रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट की थ्रू। और ये जो केव पेंटिंग्स हैं, ये अपर पेलियोलिथिक वाली एज है उसकी केव पेंटिंग्स है। अगर अपर पेलियोलिथिक एज की हम बात करें तो ये टाइम पीरियड समवेयर अराउंड 40,000 ईयर बीसी से लेके 10,000 बीसी तक का टाइम पीरियड है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम थोड़ा सा प्री हिस्टोरिक इंडिया को देखें तो प्री हिस्टोरिक इंडिया को, यानी कि वो इंडिया जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले का जो इंडिया है, वो वाली एज में देखें तो उस एज को हम लिथिक एजेस बोलते हैं, बिकॉज वहाँ पे स्टोन जो था वो मेजर जो एरिया था या जो मेजर ऑक्यूपेशन थी स्टोन थी। तो उस एज को हमने आगे डिवाइड किया है बिटवीन पेलियोलिथिक, ओल्ड स्टोन एजेस, फिर मीजोलिथिक, मिडल स्टोन एजेस एंड नियोलिथिक, न्यू स्टोन एजेस, एंड फाइनली चैल्कोलिथिक, जहाँ पे हमने कॉपर और स्टोन का कॉम्बिनेशन देखने को मिला है। जो पेलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एजेस हैं, ये 50,000 ईयर से लेके हमारी 10,000 ईयर्स तक है। और इस टाइम पीरियड में जो ह्यूमन बींग्स थे वो केव मैन थे, और वो हंटर गैदरिंग में इन्वॉल्व होते थे, और फाइनली वो कुछ केव पेंटिंग्स करते थे। और इंडिया में बहुत फेमस केव पेंटिंग्स हैं भीमबेटका की केव पेंटिंग्स। तो ये जो अभी केव पेंटिंग्स मिली है, कई बार ये बोला जा रहा है कि ये भीमबेटका की केव पेंटिंग्स को काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करती हैं। ऑशरे कलर का यूज़ किया गया है, वाइट कलर का कम यूज़ किया गया है, और ऑलमोस्ट लाइक 20 to 40,000 ईयर ओल्ड हैं। 20,000 to 40,000 ईयर ओल्ड ये पेंटिंग्स है। तो ये पेंटिंग्स मिली कहाँ पे है? अगर इनकी जोग्राफिकल लोकेशन देखें तो ये पेंटिंग्स हमें मिली है हरियाणा के अंदर, फरीदाबाद के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्रेड ग्रूव है जिसका नाम है हमारा मंगर बानी। तो मंगर बानी के अंदर ये जो है केव पेंटिंग्स मिली हैं अरावली हिल्स के अंदर। ये बेसिकली उस अरावली हिल्स का एक पैच है मंगर बानी के पास, वहाँ पे ये केव पेंटिंग्स हमें मिली है। तो चलिए हम थर्ड न्यूज़ आइटम पे चलते हैं। ये न्यूज़ आइटम है अबाउट सब ऑर्बिटल फ्लाइट। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली एक कंपनी है, यूएस की कंपनी है, बेसिकली ब्रिटिश अमेरिकन स्पेस फ्लाइट कंपनी है जिसका नाम है वर्जिन गैलेक्टिक, और इसके जो फाउंडर हैं वो है रिचर्ड ब्रांसन। अब ये जो कंपनी है, इन्होंने अभी एक सब ऑर्बिटल फ्लाइट ली थी जिसमें ये एज ऑफ द स्पेस तक गए हैं और फिर वापस आए हैं। और इस सब ऑर्बिटल फ्लाइट में जो एस्ट्रोनॉट्स गए हैं उसमें एक इंडियन एस्ट्रोनॉट भी है, और वुमेन एस्ट्रोनॉट है वो। शी इज़ द थर्ड वुमेन इंडियन टू गो टू द स्पेस आफ्टर कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स। इनका नाम है सिरिशा बंडला। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए आपके इमेज देख रहे हो तो ये दो बड़े एंटरप्रेन्योर्स आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। एक है रिचर्ड ब्रांसन जो वर्जिन गैलेक्टिक और वर्जिन एटलांटिक्स के फाउंडर हैं, और दूसरे हैं जेफ बेजोस जिसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो अमेजॉन के फाउंडर हैं, और इन्होंने अपनी एक स्पेस कंपनी बनाई है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। और इन दो एंटरप्रेन्योर्स और अपार्ट फ्रॉम दीज टू एंटरप्रेन्योर्स अदर भी कुछ और भी एंटरप्रेन्योर्स हैं। ये एक बहुत फ्यूचरिस्टिक मिशंस कंडक्ट कर रहे हैं स्पेस के, जिसके अंदर दे आर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ स्पेस टूरिज्म, जहाँ पे ये लोगों को स्पेस में लेके जाएंगे और वहाँ पे वेटलेसनेस की फीलिंग या स्पेस में जो भी आपकी जो एक्सपीरियंस है उसको आपको है ना वो प्रोवाइड करेंगे। तो स्पेस टूरिज्म जो आने वाले टाइम में शायद एक रियलिटी बन जाएगा फॉर द कॉमन मैन ऑल्सो, तो उसके बारे में ये पूरी की पूरी चीज़ चल रही है। तो इसी ही कॉन्टेक्स्ट के अंदर वर्जिन गैलेक्टिक ने अभी सब ऑर्बिटल फ्लाइट जो है वो कंडक्ट की थी। स्पेस टूरिज्म के अलावा और भी काफ़ी एडवांटेजेस हो सकते हैं
उस एरिया में, उस रीजन में जाने के लिए, जैसे माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स एस्ट्रोनॉट्स करते हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाके करते हैं, वो भी अब यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ सब ऑर्बिटल फ्लाइट और ट्रेजेक्ट्री। इसके लिए आप इस पर्टिकुलर डायग्राम पे देखिए, तो आपको जो रेड लाइन दिख रही है ये ऑर्बिट है, और अगर आपको व्हाइट लाइन दिख रही है तो ये सब ऑर्बिटल ट्रेजेक्ट्री है। देखिए, अगर आप अपने अर्थ से अगर कोई ऑब्जेक्ट को मतलब थ्रो करते हैं स्पेस की तरफ एक वेलोसिटी से, तो क्या होता है, वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू वापस जो है अर्थ पे गिर जाता है। अगर मैं वेलोसिटी को इंक्रीज कर दूंगा तो होगा क्या कि उसका प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा, मतलब उसकी हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन है वो एक्सपैंड हो जाएगी। अगर मैं थोड़ा और इंक्रीज कर दूंगा तो और हो जाएगी, और ऐसे ही मैं इंक्रीज करता जाऊंगा, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जो वो ऑब्जेक्ट होगा वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। इस पर्टिकुलर वेलोसिटी को बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, और वो जो पर्टिकुलर पाथ होता है उसको बोलते हैं ऑर्बिट। तो जनरली देखा गया है कि 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करता हूं, तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑर्बिट में घूमना शुरू कर देता है। उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है अर्थ की, लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस कर देती है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट अराउंड द अर्थ एट द वेलोसिटी ऑफ 28,000 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को मैं स्पीड से कम वेलोसिटी में थ्रो करता हूं तो वो ऑब्जेक्ट वापस हमारी अर्थ के ऊपर आके गिर जाता है। इस पर्टिकुलर वेलोसिटी को सब ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं, और सब ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है एक सब ऑर्बिटल ट्रेजेक्ट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब इस सब ऑर्बिटल वेलोसिटी से वर्जिन गैलेक्टिक की स्पेसशिप को जो है वहां पे भेजा गया था, जिसकी वजह से फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम एस्ट्रोनॉट्स जो इस पर्टिकुलर स्पेसशिप में गए थे, उन्होंने 100 किलोमीटर लाइन जो है, जिसको कारमन लाइन बोलते हैं, जो हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर और स्पेस को डिफरेंशिएट करती है, उसको ब्रीच करके फॉर 2 और 2.5 मिनट्स ये लोग जो है स्पेस में जो है एंटर किए थे, और फाइनली ये जो है वापस आ गए। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द सब ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, आप उसके लिए रेडी रहना। लेट अस गो टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम। ये हमारी आज की 4th इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। एक एक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसका सेक्शन 66A के बारे में ये न्यूज आइटम है। देखिए स्टूडेंट्स, 2016 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था सुप्रीम कोर्ट ने अगेंस्ट एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का एक क्लॉज था सेक्शन 66A। पहले हम इसके थोड़ा कंटेक्स्ट समझ लेते हैं। देखिए सेक्शन 66A ये बोलता था कि अगर कोई भी इंसान फेसबुक के ऊपर या फिर ट्विटर के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर या कोई भी ऐसी सोशल मीडिया का वेबसाइट्स के ऊपर कुछ भी ऐसी चीज़ लिखता है जो ऑफेंसिव होती है, अनोइंग होती है, इनकन्वीनियंट होती है, डेंजरस होती है, ऑब्स्ट्रक्शन करेगी, इंसल्ट करेगी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन करेगी, तो ऐसे लोगों के खिलाफ केस फाइल किया जा सकता है अंडर दिस सेक्शन, और पनिशमेंट 3 साल मैक्सिमम हो सकती है अलॉन्ग विद फाइन। तो सुप्रीम इस पर्टिकुलर क्लॉज को काफ़ी पॉलिटिशियंस और स्टेट की तरफ से मिसयूज़ किया जाता था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे ना किसी ने कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दी, उस अगर गवर्नमेंट को पसंद नहीं है वो स्टेटमेंट, तो उन्होंने केस फाइल करके उसको अंदर करवा दिया, और बहुत लोगों को इसके अंदर इस पर्टिकुलर क्लॉज के अंदर जेल में भेजा गया। जैसे एक बहुत फेमस असीम त्रिवेदी करके कार्टूनिस्ट थे, उनको भी इसी क्लॉज के अंदर जेल में भेजा गया। तो इस पर्टिकुलर क्लॉज की मिसयूज़ काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से श्रेया सिंघल एक लॉ स्टूडेंट थी जिसने केस फाइल किया अंडर द सुप्रीम कोर्ट, और फाइनली जजमेंट आती है कि ये जो 66A है ये काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव है, इसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो काफ़ी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन किए हैं। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको अल्ट्रा वायरस कर दिया, मतलब इसको कैंसिल कर दिया इस लॉ को। इससे हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि जितने भी लोग इस लॉ के अंदर जिनको पकड़ा गया है उनको भी छोड़ा जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि 5 साल हो चुके हैं इस जजमेंट को आए, लेकिन स्टिल स्टेट गवर्नमेंट्स अभी भी इस लॉ का मिसयूज़ कर रहे हैं और लोगों को इस कानून के अंदर गिरफ्तार किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने शॉक एक्सप्रेस किया है अभी कि ये जो है गलत है, और ये ग्रॉस उनके ऑर्डर की जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही और ग्रॉस वायलेशन ऑफ लॉ हो रहा है। तो ये इस वजह से ये न्यूज़ में था, तो है ना, आई थिंक आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सो लेट अस गो टू द सेकेंड लास्ट न्यूज़ ऑफ द डे। ये न्यूज़ आइटम है अबाउट कंवड़ यात्रास। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट को बोला है कि कोविड की वजह से कंवड़ यात्रास जो हैं ये सुपर स्प्रेडर इवेंट बन सकती हैं और हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं।
और उन्होंने ये इम्पॉर्टेंट जो है ऑब्जर्वेशन भी की है कि जो हमारे देश के नागरिकों की हेल्थ है, हेल्थ ऑफ सिटीजन, ये सबसे पैरामाउंट है, राइट टू लाइफ सबसे पैरामाउंट है, और बाकी सारी राइट्स जो हैं वो सब सर्विएंट है, मतलब वो इसके नीचे हैं। जैसे राइट टू रिलीजन अगर है वो राइट टू लाइफ से नीचे है। तो इस वजह से यूपी गवर्नमेंट को ये एक्शंस लेने चाहिए कि कंवड़ यात्रा को ना ऑर्गेनाइज किया जाए। अब यूपी गवर्नमेंट की प्रॉब्लम ये है कि अगर वो इस चीज़ को रोकेगी तो कंवड़ यात्रा में जो पिलग्रिम्स हैं, जो सारे के सारे डिवोटीज़ हैं, इन लोगों की रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होगी, तो उसमें बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो पहले हम देख लेते हैं कंवड़ यात्रा बेसिकली क्या होती है। देखिए, जो डिवोटीज़ होते हैं ये लॉर्ड शिवा के डिवोटीज़ होते हैं, और ये नेकेड बेयर फुट यानी कि नंगे पैर जो हैं ये ऐसी होली प्लेसेस के ऊपर विजिट करते हैं जो लॉर्ड शिवा के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जगह जगह पे जहाँ पे होली रिवर्स हैं वहाँ से पानी लेते हैं, और ये पानी जो ये पिक्चर्स होते हैं पानी के, इनको इन्होंने इस टाइप से एक स्लिंग टाइप बना रखा है और उसके अंदर ये ऐसे करके फिक्स कर लेते हैं, और ये फिर बेयर फुट जो है वो ये सारी जो जितनी भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं लॉर्ड शिवा की, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जो लिंगा है उसके ऊपर ये पानी जो है स्प्रे करते हैं। बेसिकली द आइडिया इज दैट दे विजिट द पिलग्रिमेज प्लेसेस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द लॉर्ड शिवा पर्सपेक्टिव, एंड दे स्प्रे दिस होली वाटर दैट दे हैव गॉट इट फ्रॉम वेरियस होली रिवर्स जो अराउंड, जैसे बिहार के अंदर है ना गैंजेस हो गई, या यूपी के अंदर गैंजेस हो गई, या उत्तराखंड के अंदर गौमुख रिवर हो गई। तो इन रिवर्स में से ये सारा पानी लेके स्प्रे करते हैं। सो बेसिकली ये इनका छोटा सा इनका जो है ये एक यात्रा होती है। ये यात्रा स्पेशली सावन यानी कि मानसून टाइम में कंडक्ट की जाती है, और सिमिलर टाइप ऑफ यात्रा तमिलनाडु में भी कंडक्ट की जाती है जहाँ पे लॉर्ड मुरुगा को जो है वो वर्शिप किया जाता है। तो आई होप ये भी जो है आपको क्लियर हो गया हो। चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट न्यूज़ आइटम पे चलते हैं, लाइटनिंग। अब लाइटनिंग क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि आपने देखा है कि जयपुर के अंदर लाइटनिंग स्ट्राइक्स की वजह से 16 वहाँ पे टूरिस्ट थे, उनकी डेथ हो गई है। वो सेल्फी ले रहे थे, एक आमेर फोर्ट था वहाँ पे वो खड़े थे, और उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है अनफॉर्चुनेटली। अब इसका रीज़न क्या है? लाइटनिंग का रीज़न क्या होता है? लाइटनिंग इज़ अ वेरी बेसिक थिंग। इसमें होता क्या है कि क्लाउड में बिकॉज वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो क्लाउड में टॉप ऑफ द क्लाउड पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और बॉटम ऑफ द क्लाउड या फिर अर्थ जो है वो नेगेटिव चार्ज होती है। बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस करंट की मूवमेंट शुरू हो जाती है, और ये जो करंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है ये बहुत स्पीड से फ्लो होता है, बहुत ही वेलोसिटी से फ्लो होता है, और बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फ्लो होता है। तो ये एक प्रॉब्लम इसलिए होता है कि कई बार ये ग्राउंड तक आ जाता है, और उसकी वजह से डेफिनेटली इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, या फिर इसके अलावा इट कैन ऑल्सो कॉज फायर। तो ये सारी डिज़ास्टर्स जो हैं लाइटनिंग की वजह से हो सकते हैं। अब इसको बचाने का एक ही तरीका होता है लाइटनिंग कंडक्टर। जैसे आपने देखा होगा कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं उसके ऊपर इस टाइप से लाइटनिंग कंडक्टर लगा होता है, लाइटनिंग रॉड लगी होती है, और उसको वायर से कनेक्ट किया होता है, और जैसे ही लाइट ऐसी बिल्डिंग के ऊपर जाके हिट करती है तो ये लाइटनिंग रॉड उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है और वायर के थ्रू ये ग्राउंड में उसको भेज देता है। सो ये एक मैकेनिज्म है जिससे लाइटनिंग जो है वो प्रिवेंट की जा सकती है। लाइटनिंग की तरह से जो डिजास्टर्स होते हैं, जैसे अनफॉर्चुनेट है कि कितना लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है बिकॉज ऑफ द लाइटनिंग, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें यह भी दे रखा है कि सबसे ज़्यादा लाइटनिंग एक्टिविटी जो है वो वेनेजुएला की एक लेक है, लेक मारासाइबो, उसके अंदर ऑब्जर्व की गई है अर्थ के अंदर। तो आप इसको भी जो है पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको आज की जो करंट अफेयर्स हैं ये अच्छी लगी हों। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। थैंक यू गाइस एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।